हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। बच्चों, हम लोगों ने रिफ्रैक्शन शुरू किया है और रिफ्रैक्शन में हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कंप्लीट कर लिया था। जाते जाते एट द एंड ऑफ द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको वहाँ पर एक और चीज़ बताई थी, स्नेल्स लॉ के बारे में भी बताई थी कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू जो कांस्टेंट हमको मिलता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से, उस कांस्टेंट को हम लोग ट्रीट करते हैं दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक, दैट इंक्लूजन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, इस पूरे इंक्लूजन को ही हम लोग बोलते हैं दैट इज स्नेल्स लॉ, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक, ये बातें हम लोग करने वाले हैं। अब ध्यान से समझेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोलते क्या है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता आखिर क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है दैट इज कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम्स। दो मीडियम में स्पीड की लाइट का कंपैरिजन करना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक, अब जिस भी मीडियम में लाइट जाती है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताती है कि लाइट की स्पीड कम हो रही है या कंपैरेटिवली उसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो रही है। ठीक, ज़्यादा होने का सेंस क्या है कि जब भी कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता क्या है, दैट इज अगर वो मीडियम रेयरर मीडियम है तो वहां पर कैसा होगा, दैट इज नॉर्मल से अवे चली जाती है लाइट रे, और अगर वो मीडियम डेंसर हुआ तो वहां पर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक, तो ऐसा बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंपल सा मतलब होता है दैट इज कंपैरिजन करना। ठीक, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक छोटी सी बात यहाँ पर आपके साथ करने वाला हूँ दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर, और फिर मैं आपको ये ना जो रिफ्रैक्शन डिस्कस करूंगा थ्रू अ प्लेन ग्लास स्लैब, ये मैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लूंगा और वहां पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्लूड करके विद द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बस छोटा सा टर्म लिखने वाला हूँ, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज लाइट जिस मीडियम से भी आएगी, सपोज करिए लाइट कहां से आ रही है, वैक्यूम से, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, बस ध्यान से समझेंगे, मैं इंक्लूड करके बताते चलूंगा तो आपको समझ में आता चलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों एन से। ठीक है, आप इसको म्यू भी देख सकते हैं, यानी बहुत सारी बुक में इसका रिप्रेजेंटेशन एन के अलावा म्यू भी मिलेगा। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल टू हम लोग लिखने वाले हैं दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको बोलेंगे सी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वी से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ये बोल सकते हैं दैट इज इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। अब देखिए जरा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द अदर वन इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, जो हमने लिख रखा है, यानी इन दोनों में से एक मीडियम का वैक्यूम होना कंपलसरी है। ठीक है, अगर वो एक मीडियम वैक्यूम है तो हम लोग उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर दो मीडियम अलग अलग होते हैं, जैसे एक मीडियम है वाटर, एक मीडियम है एयर, एक मीडियम है वाटर, एक मीडियम है ग्लास, या एक मीडियम है ग्लास, एक मीडियम है वाटर, तो इस तरीके से अगर दो मीडियम अलग अलग होते हैं तो वहां पर जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मिलेगा उसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, ध्यान से समझ पाएंगे कायदे से, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। इसी को और इलैबोरेट मैं करूंगा जब मैं आपको रिफ्रैक्शन समझाऊंगा तब। ठीक, तो अभी हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्लेन ग्लास स्लैब, जहां पर कैसा ग्लास स्लैब यूज करेंगे, रेक्टेंगुलर। ठीक, तो मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शेप का ग्लास स्लैब बना देता हूं। बन गया कुछ ऐसा। ठीक है, ये पूरा का पूरा किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। ठीक, इसके ऊपर क्या है, एयर, इसके नीचे क्या है, वो है एयर। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब लाइट रेज को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आना है। सपोज करो लाइट रे आ रही है कुछ ऐसे,
तो ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट करेगी। और आपको अच्छे से पता है कि हमको लाइट रेज को कैसे लेकर आना है, ऑब्लिकली लेकर आना है। तो क्या सीधे नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। तो अगर हम सीधे लेकर आए लाइट रेज को कुछ ऐसे, तो होगा क्या, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और नॉर्मल से जितने, अब नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, एक तरफ एंगल आई रहेगा और एक तरफ एंगल आर। लेकिन याद रखेंगे जो भी आपके साथ नॉर्मल ड्रॉ करने वाले हैं, आप नॉर्मल से ही एंगल बनाएंगे। तो ये आने वाला कितना, दैट इज 90 डिग्री पर आ रहा है। तो जो लाइट रिफ्रैक्ट होकर जाएगी वो भी उसी के साथ सीधे चली जाएगी, कोई भी बेंडिंग शो नहीं करेगी। ठीक, जिससे आएगी परपेंडिकुलर वैसे ही चली जाएगी, कोई भी रिफ्रैक्शन शो नहीं करने वाली। यहां पर क्या होगा, जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट करेगी तो वहां पर हम लोग बच्चों क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल लाइन है, ये इंसिडेंट रे है। ये मीडियम कैसा है, रेयरर। कौन सा है, एयर। ये मीडियम कैसा है, ग्लास। तो ग्लास में लाइट रे जा रही है, तो कैसा मीडियम है, डेंसर। तो लाइट रे जो जाना था इनको सीधे ऐसे कुछ, ये होगा क्या, ये बेंड हो जाएगी और बेंड होकर चली गई कुछ ऐसे। और कब तक सीधी चलेगी, जब तक इसको फिर से कोई मीडियम चेंज नहीं मिलता है तब तक। ठीक है, तो लाइट रे यहां तक आ गई, ये रही। इस एंगल को बच्चों हम लोग नाम देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज आई। इस एंगल को हम लोग नाम देते हैं दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज आर। करेक्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। जैसे ही सरफेस पर इंसिडेंट करेगी बच्चों, यहां पर हम लोग फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यानी ये वाला जो सरफेस है वो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और ये जो बाहर निकल रही है लाइट रे, ये कैसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब होगा क्या, यहां पर जैसे इंसिडेंट करेगी तो क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। अब लाइट रे को कैसे जाना है, कुछ ऐसे। लेकिन लाइट रे जाएगी कैसे, नॉर्मल से अब ये चली जाएगी, ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल से जिस रास्ते जा रही थी और दूर चली जाएगी। तो लाइट रे चली जाएगी कुछ ऐसे। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना, मैं ड्रॉ कर देता हूँ और थोड़ा सा सही कर देता हूँ इसको। चलिए कुछ ऐसे, करेक्ट। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, लाइट रे जा रही है कुछ ऐसे। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होने वाला है। ठीक, आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं अच्छी तरीके से तो आप ये जानते हैं कि ये वाला और ये वाला अगर दोनों पैरेलल रहेंगे तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पर आपको बारी बारी से समझाता हूँ। मैं सबसे पहले सरफेस 1 पर यूज करूंगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस 2 पर यूज करूंगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ फॉर दिस सरफेस एंड स्नेल्स लॉ फॉर दिस सरफेस। ठीक, चलिए ध्यान देते हैं। मैं इनको हटा देता हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं है मुझे, ये सब समझाने के लिए मैंने यूज़ किया था। ठीक है, तो क्या ये जो मैंने डायग्राम बना दिया है, दिस इज कंप्लीट फॉर रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्शन, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रिफ्रैक्शन। तो यहां पर होगा क्या, लाइट एक्चुअली में जाना किधर चाहती थी, कुछ इधर, लेकिन जा किधर रही है, कुछ इधर। तो इन दोनों के बीच का जो शिफ्ट आता है इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, लैटरल शिफ्ट, या फिर बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये तो हो गई रिफ्रैक्शन वाली बात, ठीक है ना, ध्यान से समझ पाया है। तो ये अगर आपको पूछा जाता है कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन ग्लास स्लैब, तो आप डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, ये जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल स्पेशल केस, यहाँ पर ये जो लाइट निकल रही है ना, इसको हम लोग एंगल नाम देते हैं ई, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, एंगल आई जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और एंगल आर की बात करें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ध्यान देंगे इस वाले सरफेस पर मैं इसको नाम देता हूं R1 और इसको नाम देता हूं R2, ऑल्दो ये दोनों के दोनों बराबर बराबर मिलने वाले हैं। तो ये मैं कर दे रहा हूं R1
एंड दूसरे वाले सरफेस के लिए ये इंसिडेंट है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल होगा। और ई क्या है, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, करेक्ट। चलिए सरफेस 1 पर स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैं सरफेस 1 पर स्नेल्स लॉ यूज कर रहा हूं, तो क्या मुझे मिलेगा, आप जानते हैं अच्छी तरीके से सरफेस 1 पर साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, दैट इज ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज Ng अपॉन Na, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया है, ये क्या है, कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम्स। तो यहाँ तो स्पीड ऑफ लाइट है नहीं, तो स्पीड ऑफ लाइट कैसे देखेंगे, तो इनको और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। इस मीडियम में जो लाइट चल रही है उसकी रफ्तार को मैं ले रहा हूँ कितना, va, यहाँ पर जो रफ्तार है वो कितनी है, vg, और फिर बाहर निकलने के बाद इसकी रफ्तार कितनी हो रही है, va। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट इज va अपॉन vg। दिस इज द ओवरऑल एक्सप्रेशन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना सिर्फ Ng अपॉन Na, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, दैट इज ग्लास है ये, यानी जिस मीडियम में भी लाइट जाएगी ना उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चलेगा। अब लाइट सपोज करो ये दूसरे सरफेस से बाहर निकल रही है, तो बाहर निकलने के लिए अगर इस वाले सरफेस पर मैं यूज करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन आई की जगह पर कितना है, दैट इज R2 अपॉन साइन कितना E बराबर क्या लिखेंगे, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिलेगा, एयर का मिलेगा, तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, कहां पर है, ग्लास में, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। दिस इज द ओवरऑल एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग व्हाट, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्नेल्स लॉ। इसीलिए मैं आपको ना यहाँ पर समझाना चाह रहा था कि बच्चों यहाँ पर देखेंगे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे कि आपके पास यहाँ पर इस वाले सरफेस पर यूज़ कर रहे हैं तो आई और ये रहा आर, दूसरे वाले सरफेस पर यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक। अगर सपोज करो ये R1 और R2, यहाँ पर इसको मैं R1 नाम दे देता हूँ, अगर R1 और R2 दोनों के दोनों बराबर बराबर हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर बराबर हैं, तो होगा क्या, तो ये होगा कि साइन I और साइन E ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर बराबर। तो हम ये बोल सकते हैं अगर R1 और R2 बराबर बराबर हैं तो एंगल I भी किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने टॉपिक में थोड़ा सा इंक्लूड किया है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप दो तरीके से कैटेगराइज करेंगे, पहला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट का मतलब होता है देयर इज वन मीडियम दैट इज वैक्यूम, वहां पर होगा, जैसे वैक्यूम से लाइट कहां पर आ रही है, ग्लास में आ रही है, तो आपको किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, ग्लास का मिलेगा, किसके रिस्पेक्ट मिलेगा, वैक्यूम के, तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। यहां पर क्या है, यहां पर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, किन में, एयर और ग्लास में और एयर में। तो ये है क्या, दैट इज NGA, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहां पर क्या है, दैट इज NAG, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब समझ में आया है। हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब यूज़ किया है, लाइट रे आएगी, इंसिडेंट करेगी, वहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद फिर वो सीधे रास्ते पर ही जाएगी, लेकिन होगा क्या, ये बेंड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, इसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में लाइट
की प्रॉपर्टी यही है कि जब भी कोई मीडियम अगर चेंज नहीं होगा तो वो सीधे ही चलेगी। तो यहाँ से यहाँ तक आएगी फिर से सीधे, फिर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, लाइट फिर से नॉर्मल से अवे चली जाएगी। जो दोनों में शिफ्ट दिखाई देगा उसी को बोलेंगे लैटरल शिफ्ट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया।